अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाउ हार्ड इज़ टू इमिग्रेट टू मेक्सिको। मेक्सिको इमिग्रेट होना कितना मुश्किल है। आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप ऑलरेडी आपके पास मेक्सिको का वीज़ा है, ऑलरेडी आप मेक्सिको के बारे में सोच रहे हैं, इन फ्यूचर आपने मेक्सिको आना है या मेक्सिको इमिग्रेट होना है, तो तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मेक्सिको आना कितना ज़्यादा मुश्किल है, आसान है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियोस के लिए बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। किसी भी कंट्री जाने के लिए हमें सबसे चाहिए होता है पासपोर्ट। तो यहाँ पे पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा भी जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाएं तो उसकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो ज़रूर चेक करें कि वो आपके पास मिनिमम जो है वो 6 मंथ होनी चाहिए। उसका मसला क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप लेट्स सपोज मेक्सिको का आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फैमिली वीज़ा मोस्टली केसेस में आपको 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा इश्यू होता है। 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा तभी आपको मिलेगा जब आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम जो है वो 6 मंथ होगी। 6 मंथ से कम होगी तो आपको 6 मंथ का वीज़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मिनिमम वीज़ा ड्यूरेशन होता है किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा वो 6 मंथ होता है। इसलिए आप हमेशा जो अपने पासपोर्ट है उसको चेक कर लें कि वो एक्सपायर तो नहीं हो रहा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। उसके अलावा अगर आप इस तरह के पासपोर्ट पे जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ से कम होती है, आप ट्रेवल कर लेते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आप ट्रेवल कर लेते हैं, तो जो आपका डेस्टिनेशन जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर भी आपको मसला हो सकता है। जब वो स्टैम्प करते हैं आपकी एंट्री का, आपको कितने दिनों की एंट्री मिलती है, तो अगर आपके पास 6 मंथ का वीज़ा है तो वहाँ पे आपको 6 मंथ की एंट्री ही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो ऑब्वियसली वो आपको 1 महीने का या 3 महीने की जो एंट्री है ना, एंट्री स्टैम्प लगा के देंगे। दूसरा इसमें आ जाता है कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। जहाँ तक हम बात करते हैं मेक्सिको की, तो मेक्सिको का जो भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है वो डायरेक्ट एम्बेसी से होता है। अदर देन जिस तरह हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे ये होता है कि आप एजेंट्स के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको का जो वीज़ा है वो डायरेक्ट आपको एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ता है। और मेरे इस चैनल पर तकरीबन सारे जितने भी वीज़ा टाइप्स हैं उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कैसे आपने अप्लाई करने हैं। तो बहुत सिंपल होता है मेक्सिको का वीज़ा। आप मेक्सिकन जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पर चेक कर लें। तो पाकिस्तान के लिए मेक्सिकन एम्बेसी जो है वो ईरान में है, तो उनकी वेबसाइट पर आप चेक कर लें कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है। उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अपॉइंटमेंट लेके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा जो है वो डायरेक्टली आपको एम्बेसी ही स्टैम्प करेगी आपके पासपोर्ट पे। तीसरा आ जाता है कि किस टाइप का वीज़ा, तो वो डिपेंड करते हैं आपको कि आपने मेक्सिको कैसे इंटर होना है, कौन सा ऑप्शन आपने यूज़ करना है। विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने कैसे मेक्सिको इंटर होना है। तो इस पर दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास टेम्प्रेरी वीज़ा होता है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके आप अपना स्टेटस बाद में चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है फैमिली वीज़ा, जो कि आपके पास एज ए कह सकते हैं कि परमानेंट वीज़ा होता है। वो आप यहाँ पर आके आपने सिर्फ अपना स्टेटस चेंज करना होता है, यानी कि वो वीज़ा आपका ऑलरेडी फैमिली बेस होता है। तो जब आप मेक्सिको इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे 1 साल का कार्ड मिलता है, 1 साल का टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है, जो कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है। यानी कि 2 साल आप यहाँ पे टेम्प्रेरी वीज़ा पे रहते हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंस आपको मिलती है, और 2 साल के बाद आप परमानेंट या यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं ऑन फैमिली वीज़ा। अदर देन जो भी जितने भी वीज़े हैं तकरीबन, वो अगर आप यहाँ पर आते हैं एज ए टूरिस्ट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस वीज़ा, एज अ वर्क वीज़ा, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे अगर मेक्सिको आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपने यहाँ पे परमानेंटली रहना है। ये अगर आपने यहाँ पे पासपोर्ट लेना है, यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपने जो आपको टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको आप सिर्फ एक ही कंडीशन पे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और वो है शादी, कि आप यहाँ पे मेक्सिकन सिटीज़न से शादी कर लें। जब आप मेक्सिकन नेशनल से शादी करते हैं तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस 1 साल के लिए, और उसी तरह फिर आप आगे परमानेंट रेजिडेंस और फिर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे हैं और आपने यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको मेक्सिको से बाहर जाना पड़ेगा और दोबारा आपको मेक्सिको के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनी अप्लाई करेगी। फिर आपने इंटरव्यू देना होगा, और वो वाला प्रोसेस आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसी तरह जो भी वीज़ा है वो आपने पहले से उस पर प्लान करना है कि आपने कैसे मेक्सिको एंटर होना है और कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है और कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है। इमिग्रेशन के लिए यानी आपने यहाँ पे
इमिग्रेट होना है यहाँ पे मेक्सिको में, आपने रहना है, तो ये चीज़ आप पहले से ही आपने प्लान करनी है, पहले से ही आपने सोचना है कि आपने मेक्सिको में किस जगह पर रहना है, कौन से सिटी में रहना है, कौन सी स्टेट में रहना है। क्योंकि मेक्सिको जो है यहाँ पे 32 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का तकरीबन लॉ भी तकरीबन डिफरेंट होता है, वहाँ पे मौसम भी डिफरेंट होता है, वहाँ पे जो रेजिडेंस की आप बात करते हैं कि जो रेंट वगैरह होता है या एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेक्सिको सिटी जो कि कैपिटल है मेक्सिको का, अगर आपने मेक्सिको सिटी में रहना है या स्टेट ऑफ मेक्सिको में रहना है तो वहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि वहाँ पे रिहाइश भी जो है थोड़ी महंगी होंगी और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आपने देखना कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, आपने वहाँ पे ये भी देखना है। उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव ये ट्रैफिक होगी, पॉपुलेशन होगी, थोड़ा सा क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है लोग रह रहे हैं। और जो पॉजिटिव ये होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा होती है, वर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है और काफ़ी सारे और जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं, कम्युनिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह और काफ़ी सारे एडवांटेज भी होते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से सिटी या कौन से स्टेट में रहते हैं। अगर आपने नॉर्थन साइड पे रहना है यानी कि जो बॉर्डर एरिया यूएसए के साथ, वो भी यही है कि वहाँ पे भी सैलरी भी ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। जब भी आप मेक्सिको आते हैं ज़ाहिर सी बात है आपने रेंट पे घर लेना होता है, तो ये पहले आप चेक कर लें कौन सी सिटी में आपने रहना है और वहाँ पे रेंट वगैरह क्या है। तो क्योंकि रेंट भी वेरी करता है 5000 से लेके अप टू 20,000 30,000 इवन 50,000 तक रेंट जो है ना वो हर जगह पे आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, जो बड़े सिटीज़ होते हैं या जो नॉर्थन साइड पे जो सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा सिटी ज़्यादा सेफ़ है, कौन सा सिटी ज़्यादा डेंजरस है। तो इस पर भी आपने पहले से ही रिसर्च करनी है, या फिर मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं कि मेक्सिको जो है वो कितना सेफ़ है, कौन सी सिटी जो है वो ज़्यादा डेंजरस हैं, कौन सी सिटी जो है वो कम डेंजरस हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होनी चाहिए जब आप मेक्सिको मूव होना चाहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, अगर आप ऑलरेडी मेक्सिको में एंटर हो जाते हैं किसी भी तरीके से, लेट्स सपोज कह लें इलीगल तरीके से आप आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करके फिर मेक्सिको पहुँचते हैं, यानी उनका जो मेन डेस्टिनेशन होता है वो कहीं और पर होता है। लेकिन अगर अब इस वक्त आप मेक्सिको में मौजूद हैं इलीगली, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मेक्सिको में जो है ना आप रेफ्यूजी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत उसका आसान तरीका होता है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं वो कवर करूँगा कैसे आपने रेफ्यूजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जब आप रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं तो उसको भी आप फिर बाद में यहाँ पे यहाँ की रेजिडेंटशिप ले सकते हैं और फिर आप वही ऑप्शन यूज़ करने कि यहाँ सिटीजन से किसी भी मेक्सिकन सिटीजन से आप शादी करके यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस और यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पे रहना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं ना, तो उनकी जो मेन डेस्टिनेशन है वो मेक्सिको नहीं होता ना, वो आपको पता ही है हमारा पड़ोसी मुल्क जो है ना यूएसए वो होता है। तो वो आप उस लिहाज से आप प्लान करें कि आपने मेक्सिको में रहना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, और अगर आपने वहाँ पे जाना है तो फिर वो आप देख सकेंगे कौन सा ऑप्शन आपने यूज़ करना है। तो मैं आपको मेक्सिको का बता रहा हूँ कि आपने मेक्सिको अगर आना है यहाँ पे तो यही ऑप्शन आपके पास हैं, और इस तरह अगर आपने यहाँ पे माइग्रेट होना है। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जब आप मेक्सिको मूव हो रहे हैं वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करने हैं उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तो जो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर आपने मेक्सिको आना है, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेक्सिको आना है और यहाँ पर आपने रहना है, यहाँ की सिटीजनशिप आपने लेनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। तो पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। लेट्स सपोज अगर आप शादी करते हैं तो शादी के लिए आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, यानी कोई भी आपको पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट या इंडिया का या बांग्लादेश का या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं ना, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपका वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस है, और फिर मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट होना, अपोस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो यहाँ पे वैलिड होगा। बहुत सारे दोस्त हैं वो यही गलती करते हैं। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ जो शादी के हवाले से, फैमिली के वीज़े के हवाले से, उसमें मैं ये ज़रूर बताता हूँ आपको कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो मेक्सिकन एम्बेसी से अपोस्टाइल होना ज़रूरी है। और मेक्सिकन एम्बेसी उसी वक्त उसको अपोस्टाइल करती है जब वो आपकी कंट्री के फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगा। तो इसी तरह आप किसी वीज़ा पर भी आप मेक्सिको आ रहे हैं लेकिन आपका जो प्लान है वो मेक्सिको में रहने का है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है
वो ज़रूर आप साथ लेकर आएँ, लेकिन ऐसे नहीं लेकर आएँ। उसको आपने अपने कंट्री के जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से टेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने मेक्सिकन एम्बेसी से अपोस्टाइल करवाना है उसको, तभी वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। जब वो वहाँ से अपोस्टाइल हो जाते हैं मेक्सिकन एम्बेसी से, तो वो ज़ाहिर सी बात है उर्दू में होगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो यहाँ मेक्सिको में वो एक्सेप्टेबल होगा जब वो मेक्सिकन एम्बेसी से अपोस्टाइल होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन यहाँ से हो जाती है, अगर वो इंग्लिश में है तो आराम से यहाँ पे हो जाती है, अरबिक में है तभी भी हो जाती है, लेकिन उर्दू में है या हिंदी में है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो आप अपने कंट्री से ना तो उसको ट्रांसलेट भी कर लें। तो इस केस में जब आप ट्रांसलेट करेंगे अपने कंट्री से, तो आपकी ट्रांसलेशन वाली जो कॉपी है वो भी, और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो दोनों आपके फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट और मेक्सिकन एम्बेसी से आप पोस्टाइल होने के बाद तभी वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो फिर आप यहाँ पे उसको पाकिस्तान से एम्बेसी से टेस्ट करवा के पोस्टाइल करवा के यहाँ पे लाएँ, और यहाँ पे वो ट्रांसलेट हो जाता है स्पेनिश में। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई एजुकेशन है, आपके पास कोई स्किल है, और आप कहते हैं कि हाँ मेक्सिको में उसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेक्सिको में उसकी डिमांड है कि यहाँ पे आप उसकी जॉब कर सकते हैं या आपको यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उस केस में भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, लेट्स एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, तो आपने जो जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं तो वो इसी तरह पाकिस्तान से फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के, मेक्सिकन एम्बेसी से अपोस्टाइल करवा के तो यहाँ पे लाएंगे, वो अगेन यहाँ पे स्पेनिश में ट्रांसलेट होंगी। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जो डॉक्यूमेंट भी आप लाते हैं पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से, और आप कहते हैं कि यहाँ पे आपने यूज़ करना है या आपको चाहिए होगा यहाँ पे, तो वो ज़रूरी है कि आपका मेक्सिकन एम्बेसी से अपोस्टाइल हो। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपके पास है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेक्सिको और पाकिस्तानी इन मेक्सिको। और इसके अलावा अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़े पर मेक्सिको आ रहे हैं। तो हर वीज़े की जो है ना डिपेंड करता है कि कितने अरसे के बाद आप यहाँ पे सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, फैमिली वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। तो कितना आप यहाँ पे कैसे, ये भी है कि सिटीज़नशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना अर्सा आपको यहाँ रहना पड़ेगा, या कितने अरसे के बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं सिटीज़नशिप के लिए। और मैं आप जल्दी से बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपने शादी की हुई है तो शादी के लिए 2 साल आपको यहाँ पे रहना पड़ता है। 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 5 साल आपने यहाँ पे पूरे करने लाजमी है। 5 साल आप यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद आपको सिटीज़नशिप आप एलिजिबल होंगे सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर नहीं है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।